हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन में। आज बहुत ही मजेदार चैप्टर टाइम एंड टेंस स्टार्ट हो रहा है। 3 वीडियो आएंगे लगभग इसमें और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं बहुत सारे लॉजिक बताऊंगा आपको जो हमने सुने होते हैं टेंस के दौरान कि हैव के बाद बीन आता है और बीन के बाद आईएनजी आ जाता है। तो आपको पता चलेगा क्यों आता है, आपको पता चलेगा राम ईट्स मैंगो क्यों गलत है, क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको जानने मिलेंगी। तो जैसे कि बात चैप्टर की हो रही है, तो अगर आप इस चैप्टर को सही से पढ़ते हो तो पहली चीज तो ये अपने आप में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यही चीजें आपको मदद करती हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हो तो वो इसी के अंदर ही कवर हो जाएंगी। मॉडल ऑक्सिलरी से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा इसका, ठीक है। जैसे आपने हैज और हैव को पढ़ा है, मैंने जब आपको मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाई थी या वर्ब पढ़ाई थी तब ये बातें आपको समझाई थी। इसके अलावा हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा था, तो क्वेश्चन टैग में भी टेंस का ही यूज होता है, क्योंकि अगर कोई वर्ब उसमें डू यूज हो रही है कोई सेंटेंस में या उसके बाद उसमें हैव यूज हो रहा है, तो आपको पता है क्वेश्चन टैग में हम आगे सेम वर्ब को ही यूज करते हैं। यही चीजें आपके वॉइस में आएंगी और यही नरेशन में आएंगी। तो मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद लास्ट के जो 2 चैप्टर बचते हैं हमारे वॉइस एंड नरेशन, इसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी बात आप सबको बताता हूं। देखो, काफी सारे लोग कहते हैं हमें सर टेंस पढ़ना है। एक बात आपको समझा देता हूं मैं कि टेंस नाम का चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा अटपटा लगेगा सुन के, क्यों नहीं होता है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप में से ज्यादातर लोग आंसर क्या दोगे कि सर टेंस का मतलब काल होता है ना, काल। या फिर बोले तो टेंस का मतलब समय होता है। भाई काल का मतलब क्या होता है? समय ही तो होता है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ये काल या समय होता है। एक बात बताओ मुझे, अगर इसका मतलब काल होता है तो भाई चैप्टर का नाम क्या टेंस ही रखा जाता है? क्या ये सही है? समझते हैं। देखिए सर, चैप्टर का जो पूरा नाम है ना वो होता है टाइम एंड टेंस। क्यों है इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका टेंस है इसका मतलब होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। या इसको ऐसे बोले कि जो टेंस है ना ये आपका एक्शन बताने का काम करते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगर चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस होता है, आप किसी भी बुक को उठाइए कभी भी वो टेंस लिख के नहीं देगा, वो आपको टाइम एंड टेंस देगा। अब लॉजिकली समझिएगा, टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है। और आप टेंस का मतलब भी समय कह रहे हैं, तो भाई अगर टाइम का मतलब भी समय और टेंस का मतलब भी समय, तो इसका तो नाम हो गया समय और समय, समय और काल, काल और समय। तो ये तो थोड़ा अटपटा हो जाएगा। तो बात समझ में आई? टेंस का मतलब काल नहीं होता, चैप्टर का पूरा नाम टाइम एंड टेंस होता है। क्यों होता है अब इसको भी समझते हैं। देखिए, जब बात टाइम एंड टेंस की आती है तो ये हमें बताने का काम करता है टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि जो एक्शन बताने का काम करता है वो वर्ब करती है। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ आई? मैं बहुत हल्के से समझा रहा हूं, धीरे 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 सब कुछ क्लियर करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। क्या करता है? ये टाइम ऑफ एक्शन बताने का काम टेंस करता है। अब एक्शन कौन बताता है? आपको सीधी सी बात पता है कि एक्शन बताती है वर्ब। हमने पढ़ा था 2 तरीके की वर्ब होती हैं, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी वर्ब होती है सर? हमारी होती है आपकी एक्शन वर्ब, जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये बातें हम सब ने पढ़ी हैं। तो जब मेन वर्ब की बात आती है तो आपको पता है इसके कुछ इतने पैटर्न्स होते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी होता है। कुछ बातें याद आ रही हैं? और फिफ्थ फॉर्म में एस और एस को लगाते हैं। देखो, आपको कुछ अटपटा लगेगा, हो सकता है, क्योंकि आपने शायद पहले चीजें रटी होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियो लेंथी होता है होने तो, लास्ट वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चला गया था, ये वीडियो भी शायद 1 घंटे का जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग। बात समझ आई ना? अब देखिए, जब टाइम बताने की बात आती है, ठीक है, जब टाइम बताने की बात आती है तो 3 तरीके से टाइम बताया जाता है। एक तो होता है आपका प्रेजेंट, जो कि अभी हो रहा है। दूसरा होता है पास्ट, जो कि हो चुका। और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है, जो कि आगे होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड होगा, वो आपका पास्ट होगा।
और जो आप आगे जाके कुछ काम करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो आपका फ्यूचर होगा। यहां तक बात समझ आई? अब इसको थोड़ा सा समझो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो। मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इसको अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। छोटा सा सेंटेंस बनेगा आपका, क्या बनेगा? आई एम, और आपकी जो मेन वर्ब बनेगी वो बनेगी प्लेइंग, और उसके बाद आप क्या बनाएंगे? आप क्रिकेट की या स्पोर्ट का नाम है वो लिख देंगे। अब देखिए, अभी तक जो सीखा उस हिसाब से देखते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब आती है? एम, या मैं बोलूं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सर एक बात बताओ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यही तो टाइम बताने का काम करता है ना? ये तो वर्ब में मैंने पढ़ाया था। अब देखिए ये क्या बना? प्लेइंग। प्लेइंग क्या है सर? प्लेइंग मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब, या इसे बोले एक्शन वर्ब। और यही तो आपका बनता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मान लो मैं पास्ट की एक हैबिट दिखाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई प्लेड क्रिकेट। यही तो बोलेंगे। हमने बोला आई प्लेड क्रिकेट, तो भाई आई सब्जेक्ट है और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब ही तो चेंज हुआ। और ईडी ने क्या बताया कि भाई पास्ट इवेंट है, हैबिट दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी जोड़ेंगे चीजों को, मेरे आइडिया को समझने की कोशिश करना। पहले क्या है? एक है टाइम। टाइम कैसा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है। वर्ब, अब एक एक्शन भी होगा। भाई कोई टाइम की बात कर रहे हो तो आगे एक्शन भी दिखाओगे, और जब आप एक्शन दिखाओगे तो आपके पास वर्ब के इतने पैटर्न्स होते हैं। तो टाइम एंड टेंस का मतलब समझ आया? चैप्टर अपने आप में टेंस नहीं होता है, टाइम एंड टेंस होता है। बात यहां तक समझ में आ गई हो तो बताओ, बार बार देखोगे क्लियर होगा। आगे देखिए, जब इसी तरीके से हमने टेंस की बात करी तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, एंड चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यही आपका कॉन्टिन्यूअस बनता है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा? भाई कॉन्टिन्यूअस में आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जब हम लोग वर्ब की बात करते हैं इसमें परफेक्ट टेंस में, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जहां पे हम लोग हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं। तो ये भी आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जाएगा। और इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। ठीक है। इन जनरल अगर इनमें मैं वर्ब्स की बात करूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है, आगे चेंजेस होंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखिए इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, आपको पता है ना। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस यूज होता है। और यही अगर पास्ट इंडेफिनिट में चल जाए तो वर्ब सेकंड फॉर्म होता है। मैं मान के चल रहा हूं ये बातें तुमने पढ़ी होंगी, मैं इनको एक एक करके जोड़ूंगा। अभी पैटर्न्स को दिमाग में बिठाओ, ठीक है, हर एक चीज में खेलेंगे, पहले बेस को समझो। जब इसी तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो वर्ब आईएनजी फॉर्म लगता है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सब में आपका आईएनजी फॉर्म आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसी वाली बात है। जब इसी तरीके से हम परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हम उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हम हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। मैं इस लॉजिक को आगे डिस्कस करूंगा। भाई बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आई क्यों, क्या लॉजिक होता है? कि सिर्फ इसलिए कि लगा देना है? नहीं सर, इसके पीछे का लॉजिक है। अब अगर आप वर्ब चैप्टर में जाओगे ना, तो मैंने आपको वर्ब में कुछ बताया था, बी फॉर्म बताई थी, कुछ याद आ रहा है? बी फॉर्म बताई थी, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन। कुछ याद आया? तो देखो ये फॉर्म्स इनमें हम लगातार यूज करेंगे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो हमारा इज, एम, आर यूज होगा, ठीक है। पास्ट की बात करूंगा तो वॉज यूज होगा, वर यूज होगा, एंड ऑफ कोर्स अगर आप थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो इसकी बीन यूज होती है। अच्छा, मैंने आपको डू भी बताई थी, कुछ याद हो अगर तो। और जब मैंने डू पे बात करी थी तो आपकी फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी डू, सेकंड फॉर्म बताई थी डिड, एंड थर्ड फॉर्म बताई थी डन। और इसी तरीके से मैंने आपको हैव फॉर्म भी बताई थी, और मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म बताई थी हैव, सेकंड फॉर्म बताई थी हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी बताई थी हैड। ये बातें मैं वर्ब में डिस्कस कर चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बातें याद होंगी, ठीक है।
ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिकॉल भी करा दिए और जोड़ना भी सिखाया। अब हम इसी क्रम में सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? देखिए, इन जनरल अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए, स्पेशली अगर मैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करूं, तो बच्चे को रटा दिया जाता है सर ता है, ती है, ते है, जहां पर आए वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक लेवल तक ये बातें सही हैं, लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है तो सर आपको अभी तक मेरे लेक्चर्स देख के, शीट सॉल्व करके समझ में आ गया होगा कि चीजें रटी नहीं जा सकती। अगर हम चीजों को समझ ले अच्छे तरीके से तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, एक बार अच्छे से समझने में शायद आपको एक वीडियो एक बार देखना पड़ा तो 1 घंटा, 2 बार देखना पड़ा तो 2 घंटा, 3 बार देखना पड़ा तो 3 घंटे। लेकिन अगर सही से नहीं समझा तो आपकी ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी और हम 6-8 महीने बाद भी चिल्लाते सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हो। मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा एंड डोंट वरी, एक एक चीजें आएंगी, क्लियर भी होती जाएंगी। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, जिसे हम सकारात्मक बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस को लगाते हैं। ठीक है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ही लगाते हैं, आप कभी भी उसके साथ एस ईएस नहीं लगाते। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, एक बहुत तगड़ी सी बात बताऊंगा, सुन के तुम्हें अटपटा लगेगा लेकिन समझना तो समझ में आ भी जाएगा। देखिए सर, जब मैं नेगेटिव में आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ड जाता है, नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है हमने। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आया, नॉट आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया। कभी सोचा है कि ये डज क्यों बना, कैसे बना? देखो, बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं, समझ में आ जाएगी तुरंत। अभी जब अफर्मेटिव में पढ़ के आ रहे तो आपने क्या पढ़ा कि एस और ईएस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। अब मैं आपको पुरानी बात याद दिलाता हूं। मैंने आपको डू फॉर्म बताई थी और मैंने डू की फर्स्ट फॉर्म आपको क्या बताई थी? बताइए। मैंने डू की फर्स्ट फॉर्म बताई थी डू। सेकंड फॉर्म क्या बताई थी? सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी आपको डिड। और थर्ड फॉर्म क्या बताया था? कुछ याद आ रहा है? अभी बताया, वो बताया मैंने आपको डन। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। उसके साथ क्या लगता है? एस और ईएस, इसलिए बना सर ये डज। समझे? ऐसे नहीं कि बस उठा के रख दिया। आगे आते हैं। जब मैं इंटेरोगेटिव में आते हैं, काफी लोग इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इट्स नॉट इंट्रोगेटिव, इट्स इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? साथ में बोलिए और पेन पेपर लेके बैठिए। इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव में आया तो आप डू या डज से स्टार्ट करोगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, प्लूरल तो डू। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। नॉट लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत है, नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, कभी कभी आपके WH वर्ड्स आते हैं जिसे लोग डबल इंटेरोगेटिव के नाम से भी पढ़ाते हैं या समझाते हैं। तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जो भी आपका WH वर्ड है, व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, तो आप डू डज के पहले लगा दीजिए। उसके बाद आप डू डज को लगाइए, फिर आप सब्जेक्ट, और बाकी सेम पैटर्न। कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, डज वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? ठीक है। अब सबसे पहली तो मैं ये बात करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कहां कहां किया जाता है। स्क्रीन में जो बातें लिखी है ना, बहुत ध्यान से समझना। जितनी बातें समझाऊं, सोचने की कोशिश करना। और आज के बाद आपको टेंस रटने नहीं पड़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपसे सवाल कराएगी। देखिए, जब बात आती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसका यूज होता है हैबिट दिखाने में। किसमें? हैबिट दिखाने में। एक छोटा सा बात पूछता हूं आप सबसे, 2 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक या नाइट तक जो भी करते हैं, जो भी आपका डेली रूटीन है, सर वो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे नहीं जाएगा। आप सोच के देखिए, मैं आपको सोचने में मदद करता हूं। आप सवेरे उठते हैं, ठीक है,
चलो मैं अपने से बताता हूँ। मैं सवेरे उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, मैं बस पकड़ता हूँ, मैं कार पकड़ता हूँ या मैं बाइक से जाता हूँ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं लंच करता हूँ। अब सोचिए ना, सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। ताहे तीये से आगे जाएगी ही नहीं कहानी। सर दिस इज द पावर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब जो आपकी हैबिट बनती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है। इसके बाद एक बहुत ही फनी पार्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब इसमें ना लोग गॉड लेवल परेशान होते हैं। सर जी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मैं इसको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। अभी समझो, अगर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करी जाए, फिलोसॉफिकल फैक्ट्स की बात करी जाए, मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात करी जाए, मैथमेटिक्स को समझते हैं ना, और इसी तरीके से या आप किसी प्रोवर्ब को, कोटेशन को बताने की कोशिश करें तो आप वो यूनिवर्सल ट्रुथ में रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ इतना नहीं होता सन राइजेस इन द ईस्ट, वो हमने याद करके बैठे हैं और मैं आपको एग्जांपल दूंगा भी। इसके बाद आता है आपका परमानेंट एक्टिविटी। जब भी आप परमानेंट एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, ऐसा कोई काम जो लगातार होता है, उसके लिए आप इसे यूज करते हैं। एंड देन फॉर्म, डिसीजन, प्लान एंड प्रोग्राम। अगर आप कोई करते हैं अभी तो आप उसको इंडेफिनिट में लेके चलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? इसको याद रखना कहां कहां यूज होता है, मेरे साथ बोलिए। हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी एंड फर्म, डिसीजन, प्लान एंड प्रोग्राम। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हर बात को समझना, जानने की कोशिश करना, रटना नहीं। मेरी बातों को समझ गए सर जी, दिक्कत नहीं आएगी कभी। हमने बात करी हैबिट की और हैबिचुअल एक्शंस की, ठीक है, समझते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन क्या है? ऐसा काम जो आप रेगुलरली करते हैं, है ना, रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। देखो हैबिट का मतलब ये नहीं होता कोई काम आप रोज करते हैं। इसका मतलब आप रेगुलर इंटरवल करते हैं या आप उसे करना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है आप अल्टरनेट डेज करते हो। भाई आप क्रिकेट खेलते हो तो हो सकता है आप हफ्ते में एक बार खेलते हो। आप पढ़ाई करते हो सकता है हफ्ते में 3 दिन करते हो। आप जिम जाते हो सकता है 5 दिन जाते हो, ठीक है ना। तो ये रेगुलर इंटरवल हुआ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप रोज जाते हैं? नहीं सर, 6 महीने में, 3 महीने में एक बार जाते हैं चेकअप कराने के लिए। बात समझ में आई? पक्का? आ गया। पहला एग्जांपल है आपका कैट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, कैट्स ड्रिंक मिल्क। कैट्स प्लूरल है, मेन वर्ब आनी चाहिए। आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो मैंने ड्रिंक लगाया, और मिल्क मतलब बिल्लियां दूध पीती हैं। मैं बिल्ली की जगह कुत्ता कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, शी स्मोक्स इन द गार्डन। अब सोचो एक पर्सन है, वो गार्डन में बैठ के सिगरेट पीता है, ठीक है, तो वो हैबिट में हो गया ना। मैं इसके साथ डेली लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बोल देता हूं शी स्मोक्स डेली इन द गार्डन, वह रोज सिगरेट पीती है, तो मतलब उसका काम डेली हो गया। मैं बोलता हूं शी ऑफेंस, शी के बाद मैंने ऑफेन को यूज किया, OFTEN, ठीक है। मैंने शी के बाद क्या यूज किया? ऑफेन। शी ऑफेन स्मोक्स इन द गार्डन, तो वह अक्सर गार्डन में सिगरेट पीती है, आदत हो गई। आगे देखिए, आई ऑलवेज वर्क एट नाइट, मैं हमेशा रात में काम करता हूं। आपने आई के बाद क्या यूज किया? भाई आपने ऑलवेज लगाया। अब एक बात बताओ, ऑफेन, ऑलवेज, ये सब क्या है? बताइए क्या है ये? आपको याद हो तो एडवर्ब्स है। अब इन्हीं को अगर मुझे नॉट बनाना है, देख लीजिए, कैट्स प्लूरल है, डू नॉट ड्रिंक मिल्क। शी स्मोक्स, शी डजंट, शी सिंगुलर है ना, तो डज लगेगा और उसके बाद नॉट लगेगा और मेन वर्ब आपकी स्मोक्स हो जाएगी। आई ऑलवेज, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, स्मोक्स, तो आई डू नॉट ऑलवेज हो गया, मैं हमेशा ही रात में काम नहीं करता। अब एक छोटा सा सेंटेंस है, बात समझ आई यहां तक? पक्का? अब एक छोटा सा सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। सब ने इस सेंटेंस को पढ़ा होगा, है ना, सब ने इसे पढ़ा होगा। राम ईट्स मैंगो होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? चलिए थोड़ी सी मदद करता हूं। सर ये सेंटेंस है गलत। अब क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सर, दिमाग से लगाना और फिर सोचने की कोशिश करना, जबरदस्ती की बातें नहीं। हाँ, मैं मैंगो की बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ मैंगो की। मैंगो साल में कितने दिन आता है? अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आता है, ठीक है। सर एक बात बताओ, कोई चीज जो साल में 3 महीने आती है, क्या उसके लिए आप उसे आप हैबिचुअल एक्शन में रख सकते हैं या परमानेंट एक्टिविटी में रख सकते हैं? सोचिए।
नहीं ना, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं राम लाइक्स टू ईट मैंगो या राम लाइक्स ईटिंग मैंगो, मतलब राम को आम खाना पसंद है। भाई जो चीज लगातार होती ही नहीं, देखो स्मोकिंग आप रोज कर सकते हो, काम आप रोज कर सकते हो, दूध आपको हमेशा मिलता है, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा मिलती ही नहीं है तो क्या वो हैबिट में हो सकती है? चलो एक छोटी सी बात और बताता हूं। विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, सबने सुना होगा ना, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट। तो कुछ लोग कहेंगे सर क्रिकेट भी तो रोज नहीं खेलता, लेकिन सर रोज खेला जा सकता है कि नहीं खेला जा सकता, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? विराट नहीं खेलता होगा, कोई ना कोई तो खेलता होगा रोज, प्रैक्टिस तो रोज होती है, आप रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज रोज होती ही नहीं है तो उसके लिए हम तरीका अलग कर देते हैं सेंटेंस को बनाने का। ये छोटी सी बात है, किसी किताब में नहीं लिखी होती है, कोई अच्छे लेवल की किताब पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी, ये लॉजिक्स हैं इनके। अब जब इसी तरीके से मैंने आपके लॉजिक की बात करी, तो मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं जिससे आप पहचानिएगा कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को टिक कर सकते हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर्स में मदद करेंगे। तो जब भी आपको ये एडवर्ब्स मिले, मैंने ये पूरे एडवर्ब आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, एडवर्ब जाके अच्छे से पढ़ लो। तो जब भी आपको ऑलवेज, डेली, जनरली, नेवर, नॉर्मली, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऑन संडे, ट्वाइस अ ईयर एक्सेट्रा, ऐसे शब्द मिले तो सर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का काम करते हैं। ये शब्द आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी मदद करेंगे, याद रखिएगा। जैसे आई ऑलवेज वर्क सो हार्ड, ठीक है, शी कम्स लेट डेली, शी जनरली कम्स लेट, आई नेवर टॉक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं करता, नॉर्मली वी डोंट टॉक, सामान्यतया हम बात नहीं करते, वी रेयरली मीट, हम शायद ही या बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। अब एक बात बताओ, इन शब्द की हिंदी मीनिंग तो आपको पता ही होगी, नहीं पता? हिंदी मीनिंग तो पता होगी ना। सर यही आपके मदद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये शब्दों को याद रखिएगा, ये मैं आपको एडवर्ब में बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुका हूं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूं, इन एग्जाम्पल्स के साथ आप समझने की और कोशिश करिएगा। लिखा है माई मदर नेवर ड्रिंक्स कॉफी। देखिए सर एक बात समझिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, मदर, ठीक है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो ड्रिंक्स क्या आया, सीधी सी बात है, क्या आया, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मुझे नेवर लगाना है तो मुझे ड्रिंक ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। नेवर एक एडवर्ब होता है, याद है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था मैंने आपको। देखो दिक्कत उसे होगी जो मेरा पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करके नहीं बैठा। अब आगे इसी को समझिए, मान लो मैं लिखता हूं माई मदर डज नॉट ड्रिंक कॉफी, तो फिर ड्रिंक्स नहीं होगा। बात समझ आई? आप नेवर को ड्रॉप कर दो, ठीक है, और आप क्या करो कि आप इसकी जगह लिख दो डज, तो अब डू के साथ एस लग गया ना, तो अब यहां पे आपको मेन वर्ब के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। डज नॉट ड्रिंक कॉफी, एग्जामिनर आपको ऐसे परेशान करता है, याद रखिएगा। आगे लिखा है आई गो टू टेम्पल ऑन संडे, सर फिक्स है, मैंने अभी आपको अल्टरनेट डेज की बात बताई, मैंने बताया किस तरीके से भी चीजें काम करती हैं, कुछ याद आया? मतलब आप हफ्ते में एक चीज करते हो, 6 महीने में एक बार करते हो, तो वो भी आपकी हैबिट में आता है, ठीक है। तो आई गो टू टेम्पल ऑन संडे मतलब मैं संडे को टेम्पल जाता हूं। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए, ये संडे फिक्स ही हुआ ना, ये नेवर एडवर्ब हुआ ना, अभी पढ़ाया मैंने ऊपर। शिवन ऑफन, एक चीज याद रखना कि ऑफन हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। शिवम सिंगुलर है, शिवम कम्स लेट, शिवम लेट आता है, आप हिंदी में बात कर लीजिए। ऑफन मतलब अक्सर, तो सर यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये शब्द क्या है, इंडेफिनिट। अब सोचो, तुम कह रहे हो नहीं सर कॉन्टिन्यूअस में होता है, आप दिमाग लगाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। शिवम इज नॉट कमिंग लेट, ठीक है, शिवम ऑफन इज नॉट कमिंग लेट, शिवम इज ऑफन कमिंग लेट, अटपटा नहीं लगता, शिवम अक्सर लेट नहीं आ रहा है, खुद सोच के देखो। माई मदर इज नेवर ड्रिंकिंग कॉफी,
आई एम गोइंग टू टेम्पल ऑन संडे, तो अटपटा नहीं हो गया ये? बात समझ में आ गई सर? हैबिट दिखाने वाली बात, वर्ब एडवर्ब्स को कैसे यूज करना ये समझ आया? पक्का? इसी तरीके से मैंने बात करी टाइम टेबल एंड डेली रूटीन की, वही बातें हैं। अब जैसे मान लो एक ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, कार है, सबके चलने का अपना एक समय होता है ना? कोई ऐसा तो होता नहीं कि जब मन आए तब ट्रेन चल देगी, उसका एक समय होगा, ठीक है? अच्छा, समय होगा जरूरी नहीं हमेशा मेंशन किया जाए 7 बजे ही चलती है, 10 बजे ही चलती है। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि यार वो ट्रेन तो रात में जाती है, वो तो मॉर्निंग में जाती है ना? तो ऐसे भी चीजें बताई जाती हैं, और ये हमने एडजेक्टिव में, एडवर्ब में डिटेल में समझा था, ठीक है? चलिए, तो अब जैसे यही सेंटेंस है आपका, ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट, तो ट्रेन रात में जाती है। मैं ट्रेन्स भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। अब देखो मैं प्लेन की बात करूं, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, तो मतलब 9 बजे जाता। कोई स्पेसिफिक होगा, आपने द लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल द, और मैंने क्या बताया था कि अभी नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे मतलब वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो मतलब हो सकता है आप इस प्लेन से जा रहे हो, ठीक है? तो उसी प्लेन की बात करी जा रही हो, तो उसके लिए आपने यूज किया द, और सिंगुलर है तो आपने टेक्स ऑफ यूज किया, ठीक है सर? समझ आया? डेली रूटीन मतलब आप जिम जाते हो, सो आई गो टू जिम डेली, टाइम टेबल ही है आपका। और आई गो टू जिम एट 7, मैं 7 बजे जिम जाता हूं, है ना? तो ये आपका टाइम टेबल होता है। अब एक बहुत शानदार चीज बताता हूं आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्यों समझा रहा हूं इतने अच्छे से? क्योंकि यही चीज आपको परेशान कर देती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात करते हैं तो देखिए, अब ये रटा रटाया सेंटेंस है, पूरी दुनिया को पता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट आपका बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। मैं आपकी बात मान गया सर, मैं आपसे पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सही होगी कि अगर कहीं पे भी सूरज, चंद्रमा, बृहस्पति या आपका सैटर्न, यूरेनस कुछ भी आ जाए और वहां पे मैं इनको लगा दूं या अर्थ की बात कर दूं, तो वो हमेशा परमानेंट एक्टिविटी पे या यूनिवर्सल ट्रूथ पे ही लेके जाएंगे? दिमाग लगाने की बात है, सेंटेंस को सोचिए, उस इवेंट को जानने की कोशिश करिए। जैसे पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, सर साइंटिफिकली प्रूवन है ना? लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और उसमें मैं सन को ही यूज कर रहा हूं, देखना सेंटेंस को देखो, वी रीच्ड आवर हाउस आफ्टर सनसेट, वी रीच्ड आवर हाउस आफ्टर सनसेट। अब एक एवरेज स्टूडेंट क्या देखेगा, कहेगा सनसेट, इसका मतलब ये तो रोज होता है। आप कहोगे यार सूर्य अस्त तो रोज होता है, रोज ही सूरज डूबता है, तो एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और आप क्या करोगे, आपने देखा सनसेट, ओके सनराइज रोज होता है, सनसेट भी रोज होता है, तो रीच्ड नहीं करना है, रीच कर दो, और यहीं तो आपको फंस गए। एक बात बताइए, सोचो इस बात को, तुम कल अपने घर सूरज डूबने के बाद आए थे, तुम कल या तुम 5 दिन पहले या तुम 10 दिन पहले आए थे, तो क्या उसके लिए तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे? बताओ, क्या आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे? भाई इवेंट पास्ट का है तो वर्ब अभी तो पास्ट के लिए आएगी ना। बात समझ में आई? अगर आप ऐसा कर देते हो, वी रीच आवर हाउस आफ्टर सनसेट, तो ये तो हो गया कि आप रोज ही अपना घर सूरज डूबने के बाद जाते हैं, तो ये आपकी हैबिट हो गई, ये सेंस दे देगा वो। और क्या ये पॉसिबल है कि आप रोज ही सनसेट के बाद जाते हो, मतलब उसके पहले नहीं आते या उसके बाद नहीं, मतलब रात में नहीं जाते, सिर्फ सनसेट के जैसे ही सूरज डूबता तभी पहुंचते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, यही चीजें आपकी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और जोड़ता हूं साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या क्या बातें बताई, समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, दोनों को ध्यान से देखना। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है ना? तो ये जो तो सही यूज हुआ है। अब एक दिमाग लगाओ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है। एक बात बताओ, ये एक बर्तन है, ठीक है, और एक ये इसमें आग लगी है और ये पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, ये पानी गर्म हो रहा है। हर समय 100 डिग्री सेल्सियस होना पॉसिबल है?
सोचो, नहीं ना। साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। पानी तो 110 पे भी उबलता है और पानी 150 पे भी उबलता है। तो सर ये कहना कि मैं आईएनजी बोल दूं 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, इसका मतलब तो अपना हाथ डाले हो या थर्मामीटर डाले हो और वहीं पे चेक करे, अच्छा 100 है, 100 में उबल रहा है। नॉनसेंस नहीं होता, सोच के देखो। और यहां पे बात क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स की। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। आप एक काम करिए और लिखिए द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। दिमाग लगाना, ये आपकी धरती, ठीक है, और ये है आपका सूरज। अब ये धरती घूमना शुरू करेगी। अगर आप इसको लगातार देख रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर आप इसे देख रहे हो तो आप कह दो कि हाँ भाई धरती घूम रही है। तो लेकिन वो इवेंट क्या बना सर, वो इवेंट बना जब आप उसे देख रहे हैं, उस समय पे कह रहे हैं कि वो काम हो रहा है। लेकिन इन जनरल बताओ क्या आईएनजी फॉर्म जोड़ सकती है? सोच के देखो, आंसर मिल जाएगा नहीं। सॉरी, समझ आई बात? क्यों लगा इसके साथ एस और एस और आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई, ये क्लियर हो गया। आगे आओ, अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल फैक्ट्स की। ये मैथमेटिकल फैक्ट्स क्या है, इनको देखते हैं। देखिए सर, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कितनी लाइंस है? दो। पैरेलल लाइंस पता है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी पैरेलल लाइंस है, एक आपकी ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। अब ये लाइन क्या कभी एक दूसरे से मिलेंगी? बताओ, कहते नहीं है हिंदी में दो समान रेखाएं कभी नहीं मिलती, ये वही बात है। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट्स ही तो है। अगर आप इसको टू पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो पैरेलल लाइन है मिल नहीं रही है, तो मतलब तुम लाइन खींचते चले जा रहे हो, खींचते चले जा रहे हो। कितना खींचोगे भाई, सोच के देखो इस बात को, आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने आज तक ऐसे इंडेफिनिट पढ़ा नहीं होगा जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आगे आओ, इसी तरीके से आप मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करते हैं, प्रोवर्ब को। आप कोटेशन बताते हो या आप सेइंग बताते हो, तो आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। प्रोवर्ब क्या होता है सर? प्रोवर्ब होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। बचपन में नैतिक शिक्षा पढ़ा होगा आपने, मॉरल स्टोरीज की बुक चलती थी, कहानियां सुनाई जाती थी और कहानी के बाद में एक शिक्षा दी जाती थी कि हम इस कहानी से सीखते हैं, उसे बोलते हैं प्रोवर्ब। इसी तरीके से होते हैं कोटेशन। आप कोट जानते हो ना, कोट, QUOTE, कुछ लोग उसे बोलते हैं क्योट। इट्स नॉट क्योट, इट्स कोट। तो कोट बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये किसी टेक्स्ट से लिए गए शब्द होते हैं। इसी तरीके से सेइंग होती है। सेइंग मतलब कहावत। किसी फेमस पर्सन ने कुछ कहा है, उसको सेइंग बोला जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेइंग। चलिए इनको एग्जाम्पल से देखते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वीडियो को 2-3 बार देखना भाई। आपके सामने एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। बहुत लॉजिकली समझाऊंगा, बहुत लॉजिकली समझाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं। एग्जाम्पल है आपका, महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब कुछ लोग कहेंगे, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे देना तो कुछ के दिमाग में तुरंत आएगा महात्मा गांधी, ये तो मर गए थे 1948 में, तो मतलब यहां सेज नहीं होना चाहिए, यहां पे हम सैड करेंगे। भाई एक बात बताओ, छोटा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, छोटा सा। आपके साथ कोई इवेंट हुआ होगा, मान लो तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो, कोई कह रहा है यार जिंदगी में बड़ा संघर्ष है, पास ही नहीं हो पा रहा, कितनी गंदगी फैली हुई है, देखो नेपाल ने सारे के सारे चैनल्स बैन कर दिए और विकास दुबे का मर्डर हो गया, ये सब मतलब एनकाउंटर हो गया, क्या है ये सब। अब वहीं पे तुम कह रहे हो, तुम्हें पता है महात्मा गांधी जी कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, वो बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अब तुम अगर इसको पास्ट में कहो तो तुम कहोगे महात्मा गांधी जी कहते थे तुम्हें वो बनना था जो दुनिया देखना चाहती थी। फिर यही सेंस बनता है भाई। और एक कहावत को क्या ऐसे बोला जाता है, कोई भी कहावत, कोई भी कोट आपके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही तो बोली जाती है। सोचो,
कोई भी कहावत होती है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही तो बोली जाती है ना, कि प्रेजेंट में कुछ हुआ है उसी के उसमें, तो पास्ट में कैसे बोल दोगे। अब जैसे दूसरा लिखा है, आपने सुना होगा संजू मूवी में, ये है शेक्सपियर सेज व्हाट्स इन द नेम। शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। अब बताओ, तुम इसको बोलो शेक्सपियर सेड व्हाट वाज इन द नेम, ये तो गड अटपटा हो गया। और हमें कहते हैं भाई नाम में क्या रखा है, पढ़ाई कर। देखो दूसरा एग्जांपल, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। तो जो एक बुरा काम वाला होता है वह हमेशा अपने टूल्स को कहता है। हिंदी में कहते नहीं है, ये आपका इडियम है, कहते नहीं है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सुना होगा। तो भाई प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही तो बोला जा रहा है, एक जनरली वे में तो बोला जा रहा है ना। तो सर याद रखिएगा, ये चीजें बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। बात समझ आई, क्लियर है, पक्का। चलो जैसे और मान लो तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो बोला नहीं जाता स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। और सोचो कछुए और खरगोश की कहानी कितनी पुरानी है, बचपन में पढ़ी थी कभी हमने, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि अभी के लिए बोला जा रहा है भाई जो लगातार काम करता है वो जीतता है। ठीक है, तो सर ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपके 30 मिनट लिए इसको सिखाने में, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ चीजें आपको अटपटी जरूर लगी होंगी, लेकिन इसे बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आज तक आपने शायद रटा होगा, इस वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, बहुत ही शानदार चीज है ये। और ये समझ में आ गया ना, तो ये समझो कि तुम्हारा टेंस 40% हो गया, कुछ खास बचेगा नहीं इसके बाद। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करता हूं, तो सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन सर कहानी इससे थोड़ी ज्यादा है। ये बात सही है कि आप रहा है, रही है, रहे पे बात करते हैं, इन कहानी से थोड़ी सी ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसके एक फॉर्मूला को देख लो। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एज आई है तो एम, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। इसके साथ आप वह फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके साथ आप आईएनजी यूज करते हैं, और फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। कुछ एग्जांपल्स हैं छोटे से, इन्हें देख लीजिए, फिर एक एक करके इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो आपने देखा कि आई के साथ आपने एम लगाया और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाई। सेम सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और मैंने ही कर दिया। ही आपका सिंगुलर है तो मैंने इज को यूज किया और गोइंग कर दिया। इसी तरीके से शी आपका सिंगुलर है, एक की है, तो शी के साथ मैंने इज लगाया और गोइंग टू स्कूल। अब देखिए वी की जब बात करी तो मोर देन वन, मतलब 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो वी के साथ आप आर यूज कर देंगे। यू के साथ क्या होगा, यू के साथ आर यूज होता है, और दे के साथ दे भी प्लूरल, आप इसके साथ आर यूज करते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यही चीज पास्ट में होती है भाई। आप आई के साथ वॉज लगाते हो, गोइंग टू स्कूल, ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, शी के साथ वॉज लगेगा, गोइंग टू स्कूल। वी के साथ क्या लगाओगे, सीधी सी बात है भाई, वी के साथ आप वर लगाओगे कि नहीं। तो सर वी के साथ आप प्लूरल जाओगे तो आपने इसके साथ वर लगा दिया। बात समझ में आई मेरी। तो यही चीज आपकी पास्ट में हो जाती है, छोटी छोटी सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, हमसे होता नहीं। अब एक्चुअली होता क्या है, मतलब ये तो समझ आ गया, सब्जेक्ट होगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी और हम लगा देंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतना है, नहीं। सबसे पहली चीज, जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करना चाहते हैं, एक चीज को दिमाग में रखिए कि वह काम अभी हो रहा है। मतलब आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप हाथ में मोबाइल चला रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, साथ में हो रहा है। मतलब ये काम अभी हो रहा है, मैं कार चला रहा हूं अभी। पास्ट के और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, ये मेरी हैबिट बिल्कुल नहीं दिखा रहा। काम अभी हो रहा है, बिल्कुल एट दिस टाइम। ठीक है, नाउ अ डेज, ये चीजें लगती हैं, इसके साथ आप यूज करते हो। इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया, लिखा था द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां मैं बता रहा हूं द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बताओ भाई गड़बड़ है क्या। सर दोनों ही सेंटेंस गलत नहीं है। वो वाला दिखा रहा है कि सन सूरज पूरब में ही उगता है, वो एक स्टेटमेंट है। लेकिन सोचिए आप पहाड़ में खड़े हो कहीं पे सवेरे 5 बजे, और आप देख रहे हो कि सूरज उगता जा रहा है और धीरे 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 आसमान में ऊपर जा रहा है, तो आप देख रहे हो ना उसे। समझ आई बात। तो अब यही बोलोगे यार सूरज उग रहा है, मूवीज देखो आप,
मैं शाम के टहल रहा था, या ऐसा मैं सवेरे टहल रहा था, मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, सूरज अपनी ओर उगता चला जा रहा है, या था। ऐसे बोलते हैं ना, पास्ट में चला गया तो वॉज लगा दो, प्रेजेंट में चला गया तो इज आर लगा दो, आपकी मर्जी है। अब इसी तरीके से ही इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा अभी इंतजार कर रहा है। फोन पे आप कहते हैं यार इंतजार कर रहा हूं, अब समझो सिचुएशन को, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सर आप खड़े हैं अभी, आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं और आप इंतजार आपका चालू है। अगर आप वहां नहीं है, आप पास्ट के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे तो यार आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुम नहीं आए। लेकिन कहानी अभी चल रही ना, भाई कहां है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। क्या आप ये बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं? देखो हिंदी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं जोड़ के बता रहा हूं। क्या कोई ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं? कभी सुना है? नहीं सुना होगा सर। बात समझ में आ गई? सो ही इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, तो स्टिल लग जाए तो समझ जाना आईएनजी लगता है, इंडेफिनिट नहीं जाता है। अब देखिए इसी तरीके से व्हाई आर यू सिटिंग एट माई डेस्क, अब तुम मेरी सीट में क्यों बैठे हो? अब इसको बता दो व्हाई डू यू सिट एट माई डेस्क, तो इससे क्या पता चलेगा वो रोज ही बैठ जाता है। सोचो मैंने आई लगाया, आर को हटा दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने वाई के बाद डू यूज कर दिया। क्या यूज किया? डू, क्योंकि यू लगाए और मैंने यहां पे लिखा व्हाई डू यू सिटिंग एट माई डेस्क, तुम मेरी डेस्क पे क्यों बैठते हो? तो इससे क्या समझ आई कि भाई वो रोज ही बैठता होगा, तभी तो तुमने ताहे तीहे पे आए। सोचो तीनों ही इवेंट मैंने आपको बताया एस और एस लग के क्या हो जाता है, ये फर्क है सर। मतलब काम अभी चल रहा है, आई ड्राइव माई कार, तो मैं कार चलाता हूं, मतलब मेरे घर में कोई और नहीं चलाता होगा तभी तो मैं कार चलाता हूं। और मैं बोल रहा हूं आई एम ड्राइविंग माई कार, मतलब मैं कार अभी चला रहा हूं। क्लियर हो गई बात? सोच के देखिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना। अब देखिए, अब कभी कभी ऐसा होता है, सोच के देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शन अभी नहीं हो रहा है लेकिन पैरेलल चल रहा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा लेकिन पैरेलल चल रहा है, एक्शन नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, मतलब एक्शन अभी नहीं है, मतलब बोलने के समय। वो क्या है इसको समझो, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटी सी सिचुएशन देखता हूं, आप एक पार्टी में हैं, ठीक है, मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, आप एक पार्टी में हैं। अब पार्टी में आपके अंकल आते हैं या आपका कजिन आता है और आपसे कहता है ओ पुत्र क्या कर रहा है आजकल? तो अभी तो तुम पार्टी में हो, तो तुम क्या बोलोगे? सर बस पार्टी में आया हूं। बट वो पूछे और बता पार्टी के अलावा क्या चल रहा है, तो कहेगा सर मैं तो पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहा हूं। समझने की कोशिश करना, मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सर मैं पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, चाचा मैं पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जो भी आपने नाम से बुलाया। क्या आप उस पार्टी में किताबें लेके गए हो? क्या आप वहां पे अपने पूरे लैपटॉप लेके गए हो कि नहीं पार्टी चल रही है वहीं पे मेरी पढ़ाई चल रही है, अच्छा स्वतंत्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? नहीं ना, बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, मतलब आप तैयारी कर रहे हो पार्टी में भी हो। अब जैसे मान लो आप बैंक की तैयारी करो, समझने की कोशिश करना, एक और इवेंट देता हूं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे पूछा क्या कर रहा है पुत्र? सर पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, और इसके अलावा मैं बीकॉम कर रहा हूं। पैरेलल एक्शन हुआ, मतलब आप पंजाब पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, पैरेलली अपना बीकॉम भी कर रहे हैं। तो सर दोनों काम चल रहे हैं ना, अगले 2-3 साल तो चलेगा ही ना। चल रहा है कि अभी नहीं, अभी बैकग्राउंड पे है सर, ये आपका कॉन्टिन्यूअस में बनता है। आप कभी ये नहीं कहते आई परस्यू बीकॉम, आप बोलते हैं आई परस्यूइंग बीकॉम। सोच के देखो, स्पोकन इंग्लिश में यही तो समस्या है लोगों की, इंग्लिश में सोचने की समस्या है सर, एटीट्यूड डेवलप करने का प्रॉब्लम है। बच्चे को एटीट्यूड नहीं मिल पाता, वो रटता रहता है, और रटता क्या रहता है, पढ़ाया ऐसे जाता है। और यहाँ बच्चा भी कभी कभी दिमाग नहीं लगा तो उसे कहता है बस ये 4 रूल पढ़ दूंगा मेरा काम हो जाएगा। अरे हट, ऐसे थोड़ा होता है, गलत बात। समझ आई बात? देखो मैं मजाक में कुछ बातें बोल देता हूं, बुरा नहीं मानना, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना। एग्जाम्पल है आपके सामने, मधु इज रीडिंग स्टडिंग इन क्लास 12, आप जो लगाना चाहो स्टडिंग लगा दो। तो भाई 10 में पढ़ रही है, यही तो बोलते हैं ना, वो 10 में पढ़ती है। अच्छा सोचो कोई कह रहा है वो 10 में पढ़ती है, मतलब क्यों, मतलब यही बात हो गई कि वो हमेशा ही 10 में पढ़ती है, 11 में कभी पहुंची नहीं, 12 में कभी पहुंची नहीं, 10 में पढ़ती है। तो सर वो आपकी हैबिचुअल एक्शन नहीं आ गया? सोचो, आगे आओ।
आई एम क्वाइट बिजी दीज डे, अब समझने की कोशिश करना, मैं आजकल, दीज डे मतलब इन दिनों, मैं काफी बिजी हूं, क्वाइट बिजी, ठीक है। आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, मैं कॉलेज से कोर्स कर रहा हूं। अब देखो ये दीज डेज बता रहा है ना, ये दीज डेज बता रहा है ना कि भैया ये काम अभी चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब हम सीखेंगे हैव वर्सेस हैविंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी और बोला था आपसे कि हम ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी से थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे, वही बात अब यहाँ पे होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता या उन्हें वो बातें पता नहीं होती और उस पर वो गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं क्या गलतियां लोग करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, इसको दिमाग में बिठा लो जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है अभी अभी। तो देखिए सर, जब भी बात हैज, हैव और हैड की आए, ठीक है, तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये मॉडल वर्ब्स के तौर पे काम करता है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जब भी हैज, हैव, हैड आता है और ये मॉडल वर्ब बने तो ये पोजीशन दिखाने का काम करता है, जैसे आई हैव अ कार, है ना। और उसके बाद कभी भी हम लोग मेन वर्ब को यूज नहीं करते। बात समझ में आई मेरी? कभी भी हम मेन वर्ब को यूज नहीं करते। दूसरा, ये परफेक्ट बनने का काम करता है, और जब भी ये परफेक्ट बनने का काम करेगा, परफेक्ट टेंस, तो उसके साथ हैज, हैव, हैड के साथ अब आप थर्ड फॉर्म को यूज करते हो। ये बातें पता ही है आप सबको, छोटी छोटी सी बात है। लेकिन इसका एक और यूज है और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हैविंग को यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, ठीक है। और जब भी हम हैविंग को यूज करते हैं तो सिर्फ उसके साथ तीन मतलब है, तो चार मतलब है, सॉरी, वो है आपके ईट, ड्रिंक, एंजॉय और बात। अगर ये चार बातें करी जा रही हैं तो हम हैविंग यूज करते हैं, इसके अलावा हम कभी भी हैविंग को यूज नहीं करते। कुछ लोग थोड़ा पता लगा होगा, डोंट वरी, एग्जांपल देता हूं, हर बात क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ध्यान से देखो, एग्जांपल आपके सामने है। सेंटेंस लिखा है दे आर हैविंग, हैव अ विंटेज कार। एक बात बताओ, क्या कार खाने वाली चीज है या पजेस करने वाली चीज है? पजेस मतलब अधिकार जताना। आप बताइए, क्या आप अधिकार दिखाएंगे या उसे खाएंगे? तो सीधी सी बात है कि सर आप अधिकार दिखाएंगे, इसलिए यहां पे आर हैविंग नहीं होगा, दे हैव अ विंटेज कार। और अक्सर लोग बोलते हैं आई एम हैविंग माई बाइक, मेरे पास मेरी बाइक हो रही है, मेरे पास मेरी बाइक खा रहा हूं, मैं अपनी बाइक पी रहा हूं। नॉनसेंस है सर, सोचने की कोशिश नहीं करते, हमें बस रटा दी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं ये बातें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वरी, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंस सही है, समझने की कोशिश करिएगा। आप एक पार्टी में हैं और आपको एक कॉफी कप पकड़ा दिया गया, तो कहते हैं नहीं यार, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, मेरे पास एक कप है कॉफी पीने का। तो वो वाला मुद्दा हो गया जब आप पोजीशन दिखा रहे हो। दूसरा, आप कॉफी पी रहे हो, तो सर आप ऐसा कर सकते हो ना, आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी और आई एम हैविंग, तो क्या आया यहाँ पे? ड्रिंक का कॉन्टेक्स्ट आया ना। तो याद रखिएगा, ईट, ड्रिंक, बेथ, ये सेंस आ जाए। दवा लेने पे बात आती है तो हैविंग यूज होता है। आगे देखिए, द गेस्ट हैव आर हैविंग डिनर। दिमाग लगाइए, गेस्ट के पास डिनर है और गेस्ट डिनर कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, ईटिंग। तो बताओ हैव लगाना क्या यहां सही होगा? क्या पोजीशन दिखाऊंगा? सोचो, क्या मैं पोजीशन दिखाऊं? नहीं ना भाई, खाना रखा है तो खाना तो खाया जाएगा, और जब खाना खाया जाएगा तो यहाँ पे हैव लगाने का कोई सेंस होता है? गेस्ट आए हैं तुम्हारे यहाँ, तुमको लो खाना ले जाओ, हाँ मेरा अधिकार हो गया खाना। समझ में आएगी बातें? सोच के देखो। आगे लिखा है माई कजिन आर हैविंग फन इन पटाया, ठीक है, या माई कजिन हैव फन इन पटाया। सोचो क्या सेंटेंस सही हो सकता है? दिमाग लगाना और समझाने की कोशिश करता हूं। माई कजिन्स आर हैविंग फन, भाई देखो हैव फन तो नहीं होता। अगर तुम कहीं घूमने गए थे तो तुम पहली बात तो गए थे, पास्ट वाली बात हो गई, तो माई कजिन हैड फन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां मजे किए, कहते नहीं यार बड़े मजे किए, आई हैड फन, कहते नहीं हैव फन। हैव फन मतलब मजे करो अभी के लिए, लेकिन तुम घूम के आए हो और अभी मजे कर रहे हो, दो बातें हैं। तुम घूम के आए हो या अभी मजे कर रहे हो? घूम के आए हो तो पास्ट वाली बात हो गई, तो हैव की तो बात ही नहीं हो सकती, हैड फन होगा। माई कजिन्स हैड फन, पॉजेसिव केस है, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाई है, समझो जाके।
एंड माई कजिन आर हैविंग फन इन पटाया, मतलब मैं नहीं गया हूं, मेरे कजिन्स गए और सबके सब मजे कर रहे हैं वहां पे, और मजे कर रहे हैं तो अभी हो रहा है, तो आप हैविंग लगा दो, हैव वन नहीं लगेगा। ये 4 एग्जाम्पल है भाई, इनको ध्यान देना। उस जो स्लाइड दिखाई आपको, इस स्लाइड को दिमाग में रखना, वो ये कि कैसे यूज किया जाता है। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है, ईट ड्रिंक एंजॉय बात, ये कॉन्टेक्स्ट है, तो ही आप यूज करिएगा, बाकी नहीं। ठीक है, चलिए 1-2 यूज इसके और हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद की बातें कल बताऊंगा, कल आपका पास्ट भी हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं उसमें। अब मैं इमीडिएट प्लान्स की बात करता हूं। इमीडिएट प्लान्स क्या है? तो देखिए, जब काम तुरंत हो रहा हो, जैसे कोई काम है, अब कहते नहीं यार आज तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, नहीं मिल पाऊंगा, तो काम तुरंत होने वाला है, उसके लिए हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। इसी तरीके से आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो, क्या तुम कल तुम कुछ कर रहे हो? नहीं ना। अब सोचो तुम इसको बोलते हो डू यू, अजीब हो जाएगा। तो इमीडिएट प्लान की जब बात आती है तब आप इसके साथ यूज करते हैं। अब देखिए, आई एम प्लेइंग टेनिस विद राम टुमारो, तो सर देखिए कॉन्टेक्स्ट टुमारो का आया ना, तो एक चीज यहां पे और समझिएगा, जब भी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट दिखे, जब भी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट दिखे, तो आप उसके साथ क्या यूज कर सकते हैं? आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्यूचर से रिलेटेड वर्ड्स लगा दीजिए, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ऑन संडे, ऐसे भी। व्हाट टाइम आर यू मीटिंग मोहन टुमारो, अभी सोचो किस समय मिल रहे हो? कल मिल रहे हैं, कल मतलब फ्यूचर, तो अभी वो प्लान होने वाला है। थोड़ा सा एक बात और समझाता हूं, दिमाग में लगा के रखना, सोचना। देखिए भैया, जैसे टुडे वर्ड है, रटने वालों की बात बता रहा हूं, टुडे वर्ड है। अब किसी से कह दिया जाए टुडे क्या है, तो टुडे मतलब आज, और आज मतलब प्रेजेंट। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये टुडे प्रेजेंट भी है, पास्ट भी और फ्यूचर भी है। शब्द किस तरीके से यूज होता है? वी मेट टुडे, हम आज मिले थे, तो भैया मिले थे मतलब सवेरे मिले होगे। वी मेट टुडे इन द मॉर्निंग, चलो मैंने ऐसे बोल दिया, हम आज सवेरे सब मिले थे। वी आर मीटिंग टुडे, हम आज मिल रहे हैं, तो ये प्लान है आपका इमीडिएट वाला। एंड वी विल मीट टुडे, हम आज मिलेंगे, मतलब हमने एक सर्टेनिटी बना के रखी है, फिक्स करके रखा है कि इवेंट हम उसमें मिलने वाले। देखिए मैंने तीनों ही सेंस में यूज कर लिया टुडे को, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शब्दों को देखो किस तरीके से शब्द यूज होते हैं। ठीक है, आगे आओ। आगे लिखा है आपका नाउ-अ-डेज। नाउ-अ-डेज ऐसे भी लिखा जाता है भाई, आपके सामने लिखे हैं दीज डेज स्टिल। ये शब्द आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और ये बात मैंने आपको इंडेफिनिट में भी कुछ तरीके से समझाई थी। जैसे एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग, अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग, अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं। शी इज राइटिंग अ बुक नाउ-अ-डेज, आजकल वह क्या करी? राइटिंग बुक लिख रही है। अच्छा, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आजकल, तो मैं आई एम टीचिंग नाउ-अ-डेज विद बालाजी एजुकेशन। ठीक है, शी इज टीचिंग ग्रीक, वह ग्रीक पढ़ा रही है, ग्रीक एक भाषा है। एंड लर्निंग, और उसी के साथ वह क्या कर रही है? लर्निंग कर रही है, किसकी? फ्रेंच की, फ्रेंच सीख रही है दीज डेज, आजकल या इन दिनों। ठीक है, तो भैया ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से इनको यूज किया जाता है, काफी हैवी यूज है, आई नो। आपको एक वर्ब की लिस्ट देता हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि आपके कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आते, इन जनरल नहीं आते, कुछ रेयर केस हो सकते हैं। आपके सामने लिस्ट है वर्ब के बारे में, वैसे मैं आपको बहुत कुछ समझा चुका हूं। परसेप्शन की बात आए, अपीयरेंस की बात आए, इमोशंस की बात आए, थिंकिंग की बात आए या पोजीशन की बात आए, अगर आपको ये तरीके मिले, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसी वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस में लेके नहीं चलते हैं। क्या नहीं चलते? कॉन्टिन्यूअस में लेके नहीं चलते हैं। आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, मुझे पता है वीडियो लेंदी है, लेकिन समझना तो जरूरी है। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव, अनुभूति या बोध। तो जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये क्या है? ये वर्ब्स हैं, ये आपकी स्टेटिव वर्ब्स भी हैं, और इनको कभी भी आईएनजी में लेके नहीं चलते। हाँ, कुछ केस हो सकता है, जैसे आई एम हियरिंग, तो मैं सुन रहा हूं, तो वो उस समय पे बात कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर परसेप्शन नॉर्मली दिया जाता है तो इस पे। अब सोचो कैसा लगेगा, कोई बोलता है आई एम टेस्टिंग माई कॉफी, तो अजीब नहीं लगता सुनने में?
अब इसी तरीके से दूसरी वर्ब्स है जैसे अपीयरेंस, ठीक है। तो जब भी बात आपकी अपीयरेंस की आती है तो अपीयरेंस का मतलब पहले जान लो भाई। अपीयरेंस का मतलब होता है आकार, आभास या फिर दिखावट, कैसा दिखती है कोई चीज। सो लुक, रिजेंबल, सीम्स, अपीयर, कहते नहीं है योर किड, योर बेबी रिजेंबल्स यू, तुम्हारे जैसा दिखता है। अब इसी तरीके से वर्ब ऑफ इमोशन की बात करी जाए, वांट, डिजायर, मैं मान के चलो भाई इतनी हिंदी तुम्हें आती होगी, इनके मीनिंग पता होंगे। सो वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, माइंड, केयर, ऐसे जो शब्द हैं ये भी आपके कभी आईएनजी पे नहीं जाते, आप सेंटेंस सोच सकते हैं। इसी तरीके से वर्ब ऑफ थिंकिंग, जब सोचने की बात करी जाती है तो इनको आईएनजी पे नहीं लिया जाता, कुछ केसेस बन जाते हैं। वो केसेस कब बनेंगे, जब वो आईएनजी पे जा रहे होंगे, मतलब वो काम अभी हो रहा होगा या पैरेलल चल रहा होगा। सच एज आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब वो मैं रोज ही करता हूँ, मैं रोज ही तुम्हें मिस करता हूँ, ठीक है। वी आर कंसीडरिंग, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वी आर कंसीडरिंग, तो हम कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग योर फॉर्म, हम आपका फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा बन गया। अब सोचो कोई कैसा, आई एम ट्रस्टिंग यू, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूं, है ना। आई एम रिमेम्बरिंग यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एंड इसी तरीके से वर्ब ऑफ पोजेशन, ये तो मैं अभी भी समझा के आया, बिलोंग, ओन, पजेस, कंटेन, ऐसे शब्द आए तो इनको आप आईएनजी पे लेके नहीं चलते इन जनरल। कुछ शब्द लेके चलते हैं, जो शब्द हम लेके चलते हैं वो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना, हमने जो सीखा, जो जाना, जो समझा, मैंने आपको बहुत डिटेल में बातें बताई। अब जो बता दिया है ना, अब ना आपको पास्ट इंडेफिनिट मुझे ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ेगा, ना आपको कॉन्टिन्यूअस, हर चीज क्लियर हो जाएगी। यही पूरा का पूरा आपका पास्ट में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।